नमस्ते प्यारे दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल। यस प्यारे बच्चों, आप सबका दोबारा आज के इस लेक्चर में स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, जिसका हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है अम्ल व क्षार, और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 तक हमने प्यारे बच्चों पीएच स्केल तक हमने पढ़ लिया था अच्छी तरीके से, पीएच पैमाना। और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 चलेगा अम्ल व क्षार के बारे में, जिसमें हम अम्ल व क्षार के और गुणों के बारे में तथा अम्ल व क्षार के द्वारा जो लवण बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके गुणों के बारे में और उन्हें कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप सबसे निवेदन है कि यदि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहे हों तो आप लोग सफलता डिजिटल यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को अच्छी तरीके से देख पाएँ और उनकी साइंस की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। क्योंकि सभी को अच्छी शिक्षा देने का केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार नहीं है, आप सबका भी ये कर्तव्य है कि कोई अच्छी चीज आप लोगों को मिलती है तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि दूसरों का भी इसमें भला हो। तो प्यारे बच्चों, हम लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। प्यारे बच्चों, हम लोग पीएच के बारे में पढ़ रहे थे। पीएच पैमाने के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो पीएच पैमाना किसके बारे में बताता है प्यारे बच्चों? अम्ल व क्षार के बारे में बताता है, अम्ल व क्षार के बारे में। ठीक है, यानी कि पीएच के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? पीएच के बारे में बताता है। ठीक, अब पीएच से हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से इसका योगदान है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरीके से पीएच का योगदान है, हम उसके बारे में, क्या महत्व है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक है, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच रेंज के भीतर ही सुचारू रूप से काम करता है। किस रूप से? सुचारू रूप से काम करता है। हमारी जो बॉडी है वह पीएच 7 से 7.8 की पीएच के अंदर काम करता है। कहां से कहां तक? 7.0 से 7.8 की पीएच की रेंज के अंदर सुचारू रूप से, स्वस्थ रूप से काम करता है। और इसी पर ही हमारी बॉडी लंबे समय तक जीवित रह सकती है। यदि इस पीएच परास से पीएच कम या ज्यादा हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं और हमारी बॉडी ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। यदि 7 से कम पीएच हो जाए, 7 से कम पीएच हो जाती है, यदि 7 से कम पीएच हो जाए तो भी हमारा शरीर बीमार हो जाता है, कुछ न कुछ कमियां हो जाती है। और यदि 7.8 से ज्यादा हो जाए तो भी हमारी बॉडी सुचारू रूप से, स्वस्थ रूप से काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारी बॉडी कितने पीएच पर स्वस्थ रूप से, सुचारू रूप से काम करती है? तो आपका आंसर होगा 7 to 7.8 पीएच रेंज। कहां से कहां तक? 7 से 7.8 पीएच की रेंज। अगला टॉपिक आता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के बारे में देखिए। अम्लीय वर्षा, अब सबसे पहला टॉपिक आता है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो अम्लीय वर्षा देखो, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। देखो, जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोल, डीजल,
केरोसिन, कोयला आदि को जलाते हैं तो इनको जलाने से क्या निकलता है? इनको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर के सल्फर मोनोऑक्साइड, इस तरीके से सल्फर के अन्य ऑक्साइड व कार्बन के ऑक्साइड निकलते हैं और धुएं के साथ। इनको कहां, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला आदि को कहां जलाया जाता है? फैक्ट्रियों में जलाया जाता है, हमारी कारों में जलाया जाता है, मोटरसाइकिल्स में यूज किया जाता है। तो जो इनसे धुआं निकलता है और धुआं जब ऊपर वायुमंडल में जाता है तो वायुमंडल में धुएं के साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें वायुमंडल में जब जाती है तो वायुमंडल में जो बादल होते हैं उन बादल के साथ यह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड क्रिया करके एसिड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एसिड बना लेते हैं। और अब जो बादल हैं ये क्या हो जाते हैं? एसिडमय हो जाते हैं, यानी कि एसिडिक बादल हो जाते हैं। और ये बादल जब धरती पर बरसते हैं तो अब इस बरसात को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा कि अम्लीय वर्षा कि जब जीवाश्म ईंधन को यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला आदि को फैक्ट्रियों में, कारखानों में, मोटरसाइकिल में, कारों में जलाते हैं तो क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं धुएं के साथ साथ। जब ये ऑक्साइड धुएं के साथ ऊपर वातावरण में जाते हैं तो बादल में मिल जाते हैं और बादल में जो भाप होती है, जलवाष्प होती है, उस जलवाष्प के साथ यह ऑक्साइड क्रिया कर लेते हैं और वहां पर एसिड बनाते हैं। अब बादल अम्लमय हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं और जब ये बादल धरती पर बरसते हैं तो इस बरसात को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब जब यह इन बादलों में एसिड की मात्रा यानी कि उस बादल की पीएच की मात्रा 5.6 से कम हो जाती है। किसकी मात्रा? पीएच की, वर्षा जल की पीएच की मात्रा, जो जल बरस रहा है, ठीक है, जो जल बरस रहा है उस पीएच की मात्रा 5.6 से कम हो जाती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, जब अम्लीय वर्षा के कारण नदी के और जब ये अम्लीय वर्षा होती है तो नदी के पानी का पीएच कम हो जाता है जिससे नदियों में जलीय जीवन का अस्तित्व कठिन हो जाता है। यानी कि ये जब वर्षा होती है अम्लयुक्त वर्षा, अम्लीय वर्षा कब कहलाएगी? जब इसकी पीएच 5.6 से कम हो जाएगी तो ऐसी बरसात को अम्लीय वर्षा कहते हैं। और यह वर्षा जब होती है तो नदियों का, तालाबों का पानी अम्लीय हो जाता है और वहां के जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो जलीय जीव जंतु, जलीय पेड़ पौधे हैं, उनका अस्तित्व कठिन हो जाता है। इसी प्रकार अम्लीय वर्षा भवनों को, बड़े बड़े लोहे से बने हुए पुलों को आदि को भी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पौधों को अपने स्वस्थ विकास के लिए एक विशिष्ट पीएच रेंज की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, जिस तरीके से हमने पढ़ा कि हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच, यहाँ देखिए पहला ही पॉइंट है, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच की परास के बीच ही सुचारू रूप से काम करता है। उसी तरीके से पेड़ पौधे भी एक विशिष्ट पीएच रेंज के मध्य ही काम करते हैं। उससे कम या ज्यादा पीएच जब हो जाती है तो पौधे सुचारू रूप से वृद्धि नहीं करते हैं। नंबर 4, हमारा पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करता है। यह पेट को नुकसान पहुंचाए बिना भोजन को पचाने में मदद करता है। हमारा जो पेट है उसमें आमाशय है, आमाशय से गैस्ट्रिक जूस निकलता है
और उस गैस्ट्रिक जूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl अम्ल। यह नेचुरल HCl अम्ल हमारे पेट में आमाशय से निकलता है, जो पेट को नुकसान पहुंचाए बिना भोजन को पचाने में मदद करता है। और अपच के दौरान पेट में बहुत अधिक एसिड बनता है। जब अपच हो जाती है, पेट में खाना नहीं पचता है, हम ज्यादा तला भुना खाना खा लेते हैं, तो हमारे पेट में अपच की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अपच की स्थिति के दौरान बहुत अधिक मात्रा में एसिड बनता है शरीर में, और इससे पेट में दर्द और जलन होती है। जब अधिक मात्रा में एसिड बनने लगता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक मात्रा में बनता है, तो हमारे पेट में जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है। और इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटासिड नामक क्षार का बेस यानी क्षार, एंटासिड नामक क्षार का इस्तेमाल किया जाता है। यह एंटासिड एसिड को निष्क्रिय कर देते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेट की एसिडिटी यानी कि अम्लता को, क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, पेट की अम्लता को कैसे दूर किया जाता है। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, एंटासिड क्षार का उपयोग करके अम्लता को दूर किया जा सकता है। दूर किया जाता है। एंटासिड क्षार होते हैं जो ये हमें पीना पड़ता है ओरल, ठीक है। और ये एंटासिड क्या होता है, पूछा जा सकता है कि एंटासिड क्या होते हैं। ये एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं ये, ठीक है। इसका यूज किया जाता है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हमारे पाचन में पीएच का क्या महत्व है कि जब पेट में अम्ल अधिक मात्रा में बनने लगता है, कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो नेचुरल रूप से हमारे पेट में बनता है। जब अधिक मात्रा में बनता है, अधिक मात्रा में कब बनता है, जब हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लें, या तला भुना खाना ज्यादा खा लें, या हमारी दिनचर्या इस तरह की हो कि पेट में जो भोजन खाया है वो पचता ही नहीं है, तो फिर पेट में ऐसी स्थिति बन जाती है कि अतिरिक्त मात्रा में अम्ल बनने लगता है, अपच जैसी स्थिति हो जाती है। तो अधिक मात्रा में जब अम्ल बनता है तो पेट में जलन और दर्द होती है। इस जलन और दर्द को दूर करने के लिए एंटासिड नामक क्षार का उपयोग किया जाता है। और ये एंटासिड क्या होता है, MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। यह आप लोगों को याद होना चाहिए, यहां भी लिखा हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आप साथ के साथ अपने नोट्स बना सकते हैं वीडियोस को पॉज करके। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है सेम उसी तरीके से आप इसको उतार सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं। नोट्स आप बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको याद रहेगी। आपको अतिरिक्त कुछ नहीं लिखना है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, इसी तरीके से आप नोट्स बना लीजिए, ऐसा का ऐसा ही आप उतार लीजिए और इनको याद करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दंतशय, दंतशय से मतलब सीधा सा मतलब है दांतों का क्षरण, ठीक है, दांतों का क्षरण। अब ये दांतों का क्षरण का पीएच से क्या लेना देना है, देखिए जब हमारे मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाती है, मुंह की पीएच, हमारा जो मुंह है इस मुंह की पीएच, अंदर की पीएच 5.5 से कम हो जाती है, तो दांतों में क्षरण शुरू हो जाता है, दांत घिसने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दांतों का इनेमल अब कैसे होता है
कि 5.5 से कम पीएच हो जाती है तो हमारे दांतों का इनेमल जो है, ये सफेद सफेद जो होता है, ये हमारा शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, जिसका क्या नाम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। कैल्शियम फास्फेट का एक ही क्रिस्टलीय रूप होता है। इनेमल जो से बना होता है, दांतों का इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से, यानी कि कैल्शियम फास्फेट का एक क्रिस्टल है जो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये पानी में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो यह नष्ट होने लगता है, इसका क्षरण होने लगता है। ठीक है, अब मुंह की पीएच 5.5 से कम क्यों होती है, कैसे हो जाती है, देखिए। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खाने के बाद मुंह में बचे चीनी और खाद्य कणों को तोड़कर एसिड का उत्पादन करते हैं। जो हम भोजन खाते हैं, छोटे छोटे भोजन के टुकड़े हमारे दांतों में फंस जाते हैं, तो हमारे दांतों में उपस्थित बैक्टीरिया उनको सड़ाते हैं। चाहे कुछ भी खाना हमारे दांतों में फंसा हुआ हो और उनको सड़ाते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एसिड बनता है तो पीएच की मात्रा कम होगी, और जब पीएच 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षरण शुरू होने लगता है। और अब इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, खाना खाने के बाद मुंह साफ करना, यानी कि ब्रश करना। दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट आमतौर पर बुनियादी यानी कि मूलभूत चीजें, दांतों की सफाई कैसे करेंगे, टूथपेस्ट से करेंगे। और अतिरिक्त जो ये क्या होता है टूथपेस्ट, इसी का ही उपयोग क्यों करेंगे, क्योंकि टूथपेस्ट क्या है, क्षार होता है। तो मुंह में क्या बन गया है, अम्ल। अब उसको उदासीन करना है। वह अम्ल हमारा जो इनेमल है, शरीर का सबसे कठोरतम भाग, उसे निष्क्रिय कर रहा है, उसका क्षरण कर रहा है। तो मुंह की पीएच यानी कि अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, क्षार का उपयोग करेंगे। तो ये टूथपेस्ट क्षार होते हैं जो मुंह में उपस्थित अतिरिक्त एसिड को निष्क्रिय कर देते हैं, और इससे दंत क्षय को रोका जा सकता है। ठीक है, आप वीडियो को बार बार देखें, सुने, ये चीजें अपने आप आपकी ब्रेन में मेमोराइज हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। देखिए, रासायनिक युद्ध के माध्यम से जानवरों और पौधों द्वारा भी आत्मरक्षा की जाती है, यानी कि केमिकली अपने आप ही जानवर और पौधे भी खुद की रक्षा करते हैं। मधुमक्खी के डंक से एसिड निकलता है। कौन सा एसिड, मधुमक्खी का जो डंक है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। इसी तरह चींटी का जो डंक है उसमें भी फॉर्मिक अम्ल होता है। और जब ये काट लेते हैं, अब ये अम्ल है, तो ये अम्ल जब काट लेते हैं तो वो अम्ल हमारे त्वचा में चला गया है, त्वचा में जोर से जलन व दर्द होती है। तो अब अम्ल चला गया, अम्ल को उदासीन करने के लिए क्या चाहिए, क्षार चाहिए। तो किस क्षार का उपयोग किया जाता है इसमें, बेकिंग सोडा। किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा। जो हमने, बेकिंग सोडा का मतलब खाने का सोडा, इसे हम खाने के सामानों में डालने में काम लेते हैं। इसी तरीके से बीटल की पत्तियां, बीटल एक पेड़ होता है, इसकी पत्तियों में मेथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, मेथेनोइक एसिड होता है। इसे, जिससे क्या होता है, अब जब एसिड अंदर जाएगा तो जलन होगी और दर्द होता है। इसे दूर करने के लिए भी इस तरीके से बेकिंग सोडा जैसे चीजों का, क्षार का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों देखिए, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। कि हमारा सबसे पहला, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, हमारा शरीर कौन सी पीएच के बीच में सुचारू रूप से काम करता है, 7 से 7.8 पीएच के बीच में ही हमारा शरीर
सुचारू रूप से काम करता है। आपको अच्छी तरीके से ये लर्न करने लेना चाहिए, मेमोरी में फिक्स हो जाना चाहिए। कोई भी पूछे आपको कि हमारी बॉडी का नॉर्मल पीएच कितना है, तो क्या आंसर होगा 7 से 7.8। यदि इससे कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी बीमार पड़ने लगेगी, हम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगला है अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा मतलब जब पानी की पीएच, बरसात का जो पानी बरस रहा है, पानी की पीएच जब 5.6 से कम हो जाती है। किससे? पानी की पीएच, वर्षा जल के पीएच की मात्रा 5.6 से कम हो जाती है, तो जब ये बरसात होती है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। कब कहेंगे इसको अम्लीय वर्षा? जब वर्षा का जल जो बरस रहा है उस वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये ऐसी स्थिति कब आती है? जब अधिक मात्रा में जीवाश्म ईंधन जलाया जाए, यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जलाया जाए, तो धुएं के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड बादल में मिल जाते हैं, अम्ल बन जाता है और वो धरती पर बरसते हैं, तो अम्लीय वर्षा कह देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पौधे भी एक निश्चित परास के बीच में ही काम करते हैं। अगला है पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में किस तरीके से कि अधिक मात्रा में जब हमारे पेट में अम्ल बनता है तो जलन व दर्द होती है, और इस जलन व दर्द को दूर करने के लिए हमें क्षार की जरूरत पड़ती है। तो कौन सा क्षार पीते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि एंटासिड। ठीक है, एंटासिड से हमारे पेट की एसिडिटी को, अपच को कम करते हैं। अगला आता है दंत से। दंत से मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांतों का इनेमल, ये सामने होता है, ये है ना, सबसे कठोर भाग होता है, ये हड्डियों से भी कठोर होता है प्यारे बच्चों, तो ये घिसने लगता है, इसी को ही दंत से कहते हैं। अब ये क्यों घिसता है? मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम लंबे समय तक दांतों की सफाई नहीं करें, तो तंबाकू आदि का सेवन करें, तो इसलिए हमें दंतशय से बचना है। तो रोजाना दांत साफ होने चाहिए, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, तो हमारे दंतशय नहीं होगा। इसी तरीके से मधुमक्खी वगैरह डंक मारती है तो मधुमक्खी से फॉर्मिक अम्ल निकलता है। फॉर्मिक अम्ल को दूर, ये एसिड है, तो ये जैसे ही बॉडी में जाता है जलन उत्पन्न करता है, दर्द उत्पन्न करता है, तो इसका असर दूर करने के लिए हमें क्षार मिलाना पड़ेगा। क्षार कौन सा? बेकिंग सोडा का उपयोग जहां पर भी मधुमक्खी चीज ने काटा है वहां पर इसको रगड़ देते हैं, मल देते हैं, तो फिर वो कुछ देर बाद जलन व दर्द कम हो जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए अब इसका निर्माण करेंगे हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण की एक विधि है जिसे कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसका नाम क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस का नाम हिंदी में निर्माण क्लोर क्षार विधि। ठीक है, क्लोर क्षार विधि। तो कैसे करते हैं? देखो, जब बिजली को सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में गुजारा जाता है, जब करंट को किसके घोल में? सोडियम क्लोराइड के घोल में गुजारते हैं, तो सोडियम क्लोराइड विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। किसके घोल में? ये देखिए इस तरीके से, यहां पर जैसे एक ये बीकर है, इसमें हमने क्या ले लिया? पानी ले लिया और पानी में घोल दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड घोल दिया है हमने। अब इसमें करंट प्रवाहित करेंगे। इस तरीके से दो छड़ लगा दी जाती है जिन्हें एनोड और कैथोड कहते हैं, और तो इससे क्या अपघटित हो जाता है? NaCl अपघटित हो जाता है और क्या बना लेता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। देखिए ये समीकरण है, NaCl और प्लस क्या है? इसमें पानी है, घोल बना लिया हमने,
तो क्या बन गया, NaOH बन गया। साथ में एनोड और कैथोड से क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एनोड और कैथोड के सहारे से यहाँ तो देखिए ये NaCl और ये है H2O, इसे ये है सोडियम क्लोराइड का विलयन। तो ये जब क्रिया करता है, जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है, विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसमें विद्युत अपघटन होता है। और विद्युत अपघटन के परिणाम स्वरूप इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, एनोड और कैथोड पर ये क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी साथ में मुक्त होती है। देखिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? यानी कि सोडियम क्लोराइड का विलयन का विद्युत अपघटन के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करना। ठीक है, कैसे देखिए आप, क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड विलयन के विद्युत अपघटन से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने की विधि कौन सी विधि कहलाती है? क्लोर क्षार विधि। कौन सी विधि? क्लोर क्षार विधि कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड विलयन के विद्युत अपघटन से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने की विधि क्लोर क्षार विधि कहलाती है। एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, और कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन एकत्रित होता है, जिसे वाल्व के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। इसका एक चित्र है, देखिए आप, इस तरीके का ये क्लोर क्षार अभिक्रिया का चित्र है विधि। देखिए दो चेंबर होते हैं इस तरीके से, सॉरी ये चेंबर है इस तरीके से पूरा का पूरा ही। ये एक तरीके से ये यहां पर और ये यहां पर। देखिए अब आप, ये एक चेंबर है, इस चेंबर में क्या भर दिया है? सोडियम क्लोराइड का घोल, NaCl का विलयन या घोल। NaCl का विलयन का मतलब क्या हुआ? NaCl प्लस H2O इसमें भेज दिया है, ये ब्लू ब्लू पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, ये एनोड का काम करता है, यहां पर ये लिख रखा है एनोड, ये टाइटेनियम का इलेक्ट्रोड होता है, और एक ये इलेक्ट्रोड होता है स्टील का जिसे कैथोड कहते हैं। ठीक है, ये प्लस वाला एनोड है और ये माइनस वाला कैथोड है, यहां भी लिख देते हैं एनोड और ये कैथोड। हिंदी में लिखेंगे तो ये कैथोड और ये एनोड। ठीक है, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है तो ये जो एनोड है, इस एनोड के सहारे गैस निकलती है, तो क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। इसी तरीके से कैथोड के सहारे बुलबुलों के रूप में कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, अब इस
कैथोड के आसपास यहां पर इस जगह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो यहां इकट्ठा हो जाता है। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसे यहां से बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरीके से ये सिंपल प्रोसेस है, कोई कठिन प्रोसेस नहीं है। आप एक दो बार अपने हाथों से इस डायग्राम को बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये डायग्राम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता है टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसे कैसे बनाया जाता है, देखो इसका निर्माण दें। प्यारे बच्चों, आप नोट्स बनाते चलें, वीडियो को पॉज करेंगे तो जैसा मैंने लिख रखा है आप वैसा का वैसा ही लिखते चलें। बहुत अच्छी क्वालिटी के नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। केवल आप वीडियो को देखते ही नहीं रहे, आप लिखेंगे तो और भी ज्यादा आपको याद होगा, क्योंकि जब हाथ से लिखते हैं तो हमारा ब्रेन उन चीजों को लर्न करता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं। सूखे बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है। ये किससे? बुझा चूना, ये बुझा चूना है। ठीक है, ये है CaOH का होल ट्वाइस बुझा चूना, और ये है क्लोरीन। इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो ये CaOCl2 यही है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग कपड़ा उद्योग में कपास और लीलन को ब्लीच करने के लिए काम में आता है। ब्लीच यानी कि उनका रंग उड़ाया जाता है, मटमैले कलर के होते हैं, जिससे ब्लीच करने से या ब्लीचिंग पाउडर के घोल में डालने से उनका मटमैलापन गायब हो जाता है, व्हाइटनेस आ जाती है। इसी तरीके से कागज के कारखानों में लकड़ी का जो गूदा होता है उसको ब्लीच करने में काम आता है, क्योंकि कागज लकड़ी से बनाई जाती है तो लकड़ी का पेस्ट बनाया जाता है। वो पेस्ट मटमैला होता है, उसको व्हाइटनेस लाने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। कपड़े धोने में धुले हुए कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यानी कि सफेदी लाने में किया जाता है। कई रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और पीने के पानी को कीटाणु से मुक्त करने के लिए इसको पानी की टंकियों में, बड़ी बड़ी जो जलदाय विभाग की जो टंकियां होती है उनमें इसको डाला जाता है ताकि पानी कीटाणु मुक्त हो जाए। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण। क्या पढ़ लिया हमने? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण और उपयोग। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा बेकिंग सोडा, NaHCO3, जिसका रासायनिक सूत्र है। इसका रासायनिक नाम इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहते हैं। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको? खाने का सोडा भी कहते हैं। इसे भोजन के साथ मिलाया जाता है तो बेकिंग प्रक्रिया के दौरान इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब भोजन में मिला दिया जाता है इसको, और बेकिंग प्रक्रिया के दौरान जब उस खाने को पकाते हैं, ठीक है, तो उस भोजन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो भोजन से जहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वहां भोजन बुलबुले आ जाते हैं, और वहां से भोजन कैसा हो जाता है? खाद्य सामग्री, जैसे ही गैस उठती है कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां से खाद्य सामग्री फूल जाती है, जिससे वह भोजन हल्का हो जाता है, फुलफुलेदार हो जाता है। इसका उपयोग बेकिंग उद्योग में ब्रेड, बिस्किट, क्या क्या बनाने में किया जाता है? ब्रेड, बिस्किट आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये है बेकिंग सोडा। ठीक, अब बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? निर्माण, बेकिंग सोडा का निर्माण। बेकिंग सोडा बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। देखिए, यह है सोडियम क्लोराइड,
ये जल, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है अमोनिया गैस NH3। जब इनकी क्रिया कराई जाती है आपस में तो क्या बनता है? मुख्य उत्पाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बनता है, और यहां साथ में NH4Cl भी बनता है। इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। आप इन समीकरणों को अपने हाथों से बार बार लिखेंगे तो आपको ये आसानी से लर्न हो जाएगी। आपको क्या करना है? सिंपल लिखना है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इक्वल टू NH4Cl प्लस NaHCO3। ये आपको ऐसा कैसा ही लर्न कर लेना है और आप आसानी से एग्जाम में लिख पाएंगे। नेक्स्ट आता है धोने का सोडा। अभी हमने पढ़ा बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। अब हम पढ़ेंगे धोने का सोडा। इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, जिसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। देखिए कैसे निर्माण होगा इसका निर्माण। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण बेकिंग सोडा को गर्म करके किया जाता है। किसको गर्म करके? बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण पर वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। देखिए आप, ये है बेकिंग सोडा। इसे हमने गर्म किया। क्या किया? गर्म किया। गर्म किया तो ये क्या बन गया? यहां पर Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बन गया। और गर्म करेंगे तो ये H2O बनेगा। ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, गैस के रूप में। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी गैस के रूप में बाहर ऊपर निकल जाएगी। बचा क्या रहेगा? केवल Na2CO3। गर्म कर रहे हैं प्यारे बच्चों तो स्वाभाविक है ये जल भाप बनकर उड़ जाएगा और ये CO2 गैस भी ऊपर चली जाएगी। लेकिन नीचे क्या बचा रहेगा? Na2CO3 बचा रहेगा। अब ये Na2CO3 में क्या करते हैं? इसको पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि इसमें जल मिलाते हैं और जल मिलाकर इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं, कि यानी कि इसको सुखाते हैं। क्या करते हैं? इसका क्रिस्टलीकरण। तो Na2CO3.10H2O ये आपका धावन सोडा बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है? ये धावन सोडा। अब इसका उपयोग आप जानते हैं, इसका उपयोग मुख्य रूप से कपड़े धोने में, नहाने में, सफाई करने में, है ना। और इसका उपयोग भी क्या है? इसके गुण क्या है? ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, पानी में घुलनशील होता है, इसका जलीय घोल क्षारीय होता है और गर्म करने पर सोडाइज देने के लिए क्रिस्टलीकरण का पानी खो देता है। और जब इसको गर्म करते हैं, जैसे ये रहा Na2CO3, इसको गर्म किया तो ये जो पानी है इसमें ये गैस बनकर, भाप बनकर उड़ जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये भाप अलग हो गया है, ये Na2CO3 अलग हो गया है और ये जो H2 है ये भाप बनकर ऊपर चला जाएगा। वॉशिंग सोडा के उपयोग। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए साफ सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है, साबुन के रूप में किया जाता है। और इसका उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। पानी में कठोरता होती है, कई जगह पानी कठोर होता है, कई जगह पानी मीठा होता है। कठोर का मतलब वहां का पानी झाग नहीं देता है। कभी कभी साबुन के कई जगह ऐसा होता है कि जो पानी आता है उसमें, उस पानी में साबुन झाग नहीं देता है। तो ऐसा पानी जिसमें साबुन झाग नहीं देता है उसे कठोर पानी कहते हैं। तो ऐसे कठोर पानी की कठोरता को दूर करने के लिए भी उसको
यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम शॉर्ट में कहते थे पीओपी, जिसका फॉर्मूला है CuSO4 CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। जिप्सम को कैसे बनाते हैं? जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह पानी के अणुओं को खो देता है। जिप्सम देखिए, जिप्सम CaSO4.2H2O, ये है जिप्सम। इसे आप लिख लेना, इस समीकरण को, यहां लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख रहा हूं। ये है जिप्सम, और जिप्सम को जब गर्म करते हैं, CaSO4.2H2 को गर्म करते हैं, तो इसमें से एक सही 1/2 जल का अणु गैस बनकर, भाप बनकर ऊपर निकल जाता है, और यहां बचा रहता है CaSO4.1/2H2O। अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है। ये क्या होता है? ये कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, यानी कि आधा जल का अणु इसमें होता है। इसमें कैल्शियम सल्फेट में आधा जल का अणु, अर्ध यानी कि ये आधा, 1/2 जल का अणु। ठीक है। तो पीओपी का फॉर्मूला क्या हो गया? CaSO4.12H2O। ठीक है। अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट भी इसको कहते हैं। ठीक है। अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, पीओपी। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में सहारा देने के लिए प्लास्टर के रूप में करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद पाउडर होता है, और पानी के साथ मिलाने पर एक बार फिर जिप्सम में बदल जाता है, कठोर हो जाता है। ये यानी कठोर क्यों गया? क्योंकि ये जिप्सम बन गया है। जब इसमें पानी मिला देते हैं पीओपी में, क्या है? CaSO4. देखिए, यहां देखिए, CaSO4.1/2H2O, ये है हमारा पीओपी। और जब इसमें पानी मिला देते हैं, तो ये वापस CaSO4.2H2O, यानी कि जिप्सम बना लेता है। ठीक है। इसमें पानी मिल गया 1 से 1/2, और ये वापस जिप्सम, ये कठोर हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने, सजावट की सामग्री और सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, जिसे हम पुट्टी भी कहते हैं कि पुट्टी करना। ये पुट्टी एक तरीके से ये पीओपी ही होता है। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में सहारा देने के लिए प्लास्टर के रूप में भी करते हैं। तो बहुत सिंपल उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस के। और भी जो चीजें हमने पढ़ी है, बहुत सिंपल चीजें हैं। बच्चों, आप इसका बार बार रिवीजन करेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो निश्चित रूप से यह चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न होने वाला है, और निश्चित रूप से लर्न हो जाएगा। लेकिन आपको कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखना पड़ेगा, अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आप लोग चारों लेक्चर्स को सावधानी पूर्वक ध्यान से दोबारा देखें और अपने नोट्स बनाएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो, आपको कुछ समझ में आ रहा हो, और आप सोचते हैं कि दूसरे बच्चों को भी
इसका लाभ मिलना चाहिए तो सफलता डिजिटल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को देख पाएं, उन्हें भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैव ए गुड डे, थैंक यू।